सभी को आज यूटेरिया 7500 का जो है ना सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले का 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? 5 देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग पीछे का जो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं इसको देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, फुल्ली जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो अंत समय में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिनके भी बिहार पुलिस एग्जाम है, बाकी जो भी और एग्जाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस का, लेकिन अभी अंत समय में बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो सभी लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। और इसका शाम में जो है ना शाम में 7 बजे इसका टेस्ट होता है। सभी लोग शाम में 7 बजे टेस्ट दिया कीजिए। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का टेस्ट हुआ था और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का टेस्ट होगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और इसका हम 4 प्रैक्टिस सेट का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। तो सभी लोग अगर नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उस पर लिंक मिलेगा आपको। PDF ग्रुप, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से लिंक मिलेगा, वो PDF ग्रुप है। एक टेस्ट ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक में टेस्ट होता है, एक में सारा स्टडी मटेरियल जो भी PDF होता है, जो भी क्लास होता है इस चैनल पे, सारा का PDF उस पर डाला जाता है और बोर्ड वगैरह सारा वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और पीछे का जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी पे आधारित फुल्ली है और BPSC, BSSC, बिहार दरोगा, बिहार पे सभी एग्जाम के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा और आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और बाकी लास्ट में बताना है कितना मेरा सही हुआ है। कमेंट करके बता दिया कितना मेरा सही हुआ है और पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना याद होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दार्शनिक विषयों के से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? कह रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक है। तो कह रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट का सही कथन चुनिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना, इसको विचार पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए गए हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किया गया है। तो वेद त्रयी में 3 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ये तीनों वेद को शामिल किया गया है। और छंदोपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल सही है। छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल सही है। अवस्तो माँ सदमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, श्लोक बृहद नायक उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो अस्तो माँ सदमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो क्या है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 क्या है? तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो युग है वो मानव सभ्यता से संबंधित है? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन है। क्या है? होलोसीन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए इसका जो होगा ना, इसे दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग होगा। क्या होगा? सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग होगा। ठीक है, दीवाने अर्ज का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग हो जाएगा। और दीवाने रसालत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? विभाग दिया हुआ संबंधित कार्य, कौन सा विभाग का जो संबंधित कार्य था उसके बारे में दिया हुआ है। तो दीवाने रसालत का बोलेगा तो क्या होगा? दीवाने रसालत का बोलेगा तो विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो। क्या होगा? विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाएगा। और दीवाने इंसा बोलेगा तो क्या होगा? दीवाने इंसा बोलेगा तो हो जाएगा संचार विभाग। क्या होगा? संचार विभाग। ठीक है। और यहाँ पे बात करें दीवाने बिजारत का बोलेगा, दीवाने बिजारत का बोलेगा तो हो जाएगा क्या? तो वित्त विभाग होगा। क्या होगा? वित्त विभाग। तो याद रखिएगा, फिर से देखिए, दीवाने अर्ज बोलेगा तो सैन्य विभाग, दीवाने रसालत बोलेगा तो विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग होगा, और दीवाने इंसा बोलेगा तो संचार विभाग, और दीवाने बिजारत बोलेगा तो क्या होगा? वित्त विभाग होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, CBDA होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह। क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है? कह रहा है सल्तनत कालीन जो है शब्द बिस्वा का अर्थ क्या होता है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का सिक्का होगा। क्या होगा? चांदी का सिक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? कह रहा है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, देवराय प्रथम। क्या होगा? देवराय प्रथम। तो याद रखिएगा
कि देवराय प्रथम जो था ना, वो जो तुंगभद्रा नदी पर क्या किया था, वो बांध बनवाया था, बांध का निर्माण किया था, वो याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, कौन था? तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय होगा। तो कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम हिंदू की अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया, कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या 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 कर रहा है, क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 3 मई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1939 को स्थापना हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव का स्थापना कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव का स्थापना तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलेगा तो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में इसका स्थापना हुआ था। और अगर मुस्लिम लीग की द्वारा मुक्ति दिवस बोलेगा तो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को हुआ था, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना बोलेगा तो 1939, 3 मई 1939। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा 1940। आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलेगा तो क्या होगा? 1942। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस बोलेगा तो कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका निकालेंगे तो 1 4 2 3 होगा। क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1 4 2 3, 1 4 2 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। बताइए किसके लिए बनाया गया था? तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 का, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए। क्या होगा? दलितों के लिए, ठीक है। तो कह रहा है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया दलितों के द्वारा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह कब बनाया गया? इसे द्वारा बनाया गया, दलितों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो जो है कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अकालों को, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना हार्ड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए जितने भी एग्जाम होगा, बीपीएससी होगा, बिहार एसआई होगा, बीएसएससी होगा, ये सब इस बुक से ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इस बुक को अच्छे से रट जाइए। तो कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में। क्या होगा? 1883 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि वर्ष 1922 के साराबंदी, कह रहा है कि वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत के में विश्वास नहीं करता था? बताइए कौन नहीं करता था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद। क्या होगा? सर सैयद अहमद। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है ना किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किसने किया था? बताइए क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन होंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? बताइए कौन सा अधिकार होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है ना निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और क्वेश्चन 17 पे कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति, कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? बताइए। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है?
तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 59वां होगा। क्या होगा? 59वां। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, तो 59वां संविधान संशोधन होगा। आइए क्वेश्चन आइए 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? बताइए, शून्य आधारित जो बजट है व्यवस्था किस पर आधारित है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों के बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। तो कह रहा है शून्य आधारित तो बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदेश ग्रहण किए कार्यक्रमों पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? बताइए, कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है ना किसकी रक्षा गारंटी देता है? बताइए क्या होगा? तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 बी नंबर होगा। क्या होगा? नागरिकों के स्वच्छ शासन से। क्या होगा? नागरिकों को स्वच्छंद शासन से। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है ना मतलब अनुच्छेद प्रावधान जो है सही सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 124 में है जो है ना उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? ये गलत है। 124 में क्या किसका वर्णन है? बताइए। 124 में जो है ना, हाँ सर्वोच्च, यहाँ पे हाँ सर्वोच्च न्यायालय का बोलेगा तो, हाँ सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना बोलेगा तो क्या होगा? 124 में वर्णन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना बोले 124 में वर्णन है। हाँ, आगे बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का। देखिए इसका क्या, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कितना है? तो अनुच्छेद 129 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 129 होगा, याद रखिएगा। तो 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। ठीक है, 124 में क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगा। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये कितना में? अनुच्छेद 129 में। तो यही कथन क्या था? बिल्कुल गलत था। देखिए सही क्या है? अनुच्छेद 132 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता है, बिल्कुल सही है। 132 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता है, बिल्कुल सही है। 143 में अनुच्छेद में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति बोला कितना अनुच्छेद में? 143 में। सारा जो है उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है अनुच्छेद 136 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 136 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ना याद रखिए, 4 नहीं 5 हो गया, याद रखिएगा। 124 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का गठन है। और अगर 129 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता बोलेगा अनुच्छेद 132 में है। और उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति बोलेगा अनुच्छेद 143 में है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत बोलेगा तो अनुच्छेद कितना? 136 में है। तो ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन रहिए 22 पे कह रहा है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनी जो है ना क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाएगा? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवन कहलाएगा। क्या कहेगा? पछुआ पवन कहलाएगा। तो कह रहा है कि 30 से 35 उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? पछुआ पवनी कहलाती है। आइए क्वेश्चन 23 पे कह रहा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नामचा वर्मा। क्या है? तो नामचा वर्मा। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा वर्मा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो नामचा वर्मा है। कौन सी है? नामचा वर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि किसी नक्शे पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? बताइए। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, हैच्यूर होगा। क्या होगा? हैच्यूर। तो किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? हैच्यूर रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक जो है विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? बताइए क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होगा? अटलांटिक महासागर। तो कह रहा है किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत जो है ना महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र? तो अटलांटिक महासागर का है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? बताइए क्या होगा? तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र से होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है हिग्स बोसॉन की उपस्थिति पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड के स्थायी दशा में प्रतिरूप का। ठीक है, तो कह रहा है हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके द्वारा औचित्य सिद्ध को करेगी? तो ब्रह्मांडों के स्थायी दशा में प्रतिरूप का। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग में संबंध कौन सही है? बताइए। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, तो कह रहा है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो एक क्या है? यौगिक है। यही कथन क्या है? सही है।
आई क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का जो उपयोग किया था, तो क्या होगा? 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा इसमें किया जाता है? कौन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल लोहा का, केवल लोहा करते हैं, ठीक है, केवल लोहा का। तो कह रहा है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा का। किसका करते हैं? लोहा का। केवल 2 होगा, केवल लोहा का। आई क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए। 18। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 8 18 होगा। सही बात है। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर, हाँ KLMN। आई क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन नहीं है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नहीं है, लेकिन जो है ना मैग्नीशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो कह रहा निम्न में से कौन रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम, रेडियम और बोरियम है, ठीक है, बेरियम है। आई क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि निम्न में से मिल्क और मैग्नीशिया जो है ना क्या है, बताइए। मिल्क और मैग्नीशिया क्या है? तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु क्षारक है। क्या है? मृदु क्षारक है। तो मिल्क और मैग्नीशिया क्या है? तो मृदु क्षारक है। आई क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, बताइए। कौन होता है? कह रहा है निम्न में से कौन जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एलोसोम्स होगा। क्या होगा? एलोसोम्स होगा। आई क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्राइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं। तो कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। कौन होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संकुचनशील ऋतिका। क्या होगा? संकुचनशील ऋतिका होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील ऋतिका होता है। आई क्वेश्चन 36 पे ये कह रहा है कि त्वचीय शोषण होता है, बताइए। किसमें होता है त्वचीय शोषण? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ में होता है। किसमें होता है? केचुआ में। तो त्वचीय शोषण किसमें होता है? केचुआ में होता है। आई क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र उत्सर्जित अम्ल में कौन सा होता है, बताइए। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। आई क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की मतलब वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च मस्तिष्क करता है। कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी मतलब वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क करता है। आई क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प नहीं पाया जाता, लेकिन तना और पत्ते जड़ जो है ना पाया जाता है। टेरिडोफाइटा समूह में जो है ना तना, पत्ते, जड़ पाया जाता है, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता है। आई क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ना वो क्या है? तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। आई क्वेश्चन आइए, सूर्य का प्रकाश सही आंसर है। आई क्वेश्चन 41 पे आइए, कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो तो क्या कहलाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? इसको जो है ना वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा। आई क्वेश्चन 42 पे करा कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और तथा लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना लगता है यूपीएससी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ जो है ना करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध तथा वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है। आई क्वेश्चन 43 पे कह रहा है बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है?
बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों के संरक्षण से। क्या होगा? वृक्षों के संरक्षण से। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र का है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। क्या होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। तो कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम इसी को बोलते हैं का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित है? इसमें कह रहा है कितने जोड़े जो है ना सही सम्मिलित है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें मिलाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि गद्दी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश का है बिल्कुल क्या है? सही है। और सिंहपुर जनजाति बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। और थारू जनजाति बोलेगा तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, बिल्कुल सही है। और सहरिया जनजाति बोलेगा तो राजस्थान का है, क्या है? तो बिल्कुल सही है। 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इनमें से सभी जो है ना कथन सही है, ठीक है। तो गद्दी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, सिंहपुर बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति बोलेगा तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और सहरिया बोलेगा तो राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णग्रहण वर्ष किसने घोषित किया है? तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएन। क्या होगा? यूएन। तो कह रहा है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णग्रहण वर्ष किसे घोषित किया है? यूएन को। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 48 में आइए कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। एनजीटी का स्थापना बोलेगा ना तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, याद रखिएगा। एनजीटी का स्थापना बोलेगा तो 18 अक्टूबर कब हुआ था? 2010 को स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म बोला एनजीटी का क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लगता है कि बहुत कम बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये क्वेश्चन 50 कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कह रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये हुआ कब? 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ। और यहाँ पे पूछेगा ना 21 जून जो है मतलब जो है इसका मतलब जो 2024 में बनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम बोलेगा तो स्वयं और समाज के लिए योग करना। क्या है? स्वयं और समाज के लिए समाज के लिए योग करना। स्वयं और समाज के लिए क्या करना? योग करना, ठीक है। समाज के लिए योग करना, समाज के लिए योग करना इसका थीम है, ठीक है, याद रखिएगा। जो 2024 में क्रम था ना, कैमा क्रम था? 10वां क्रम था। कैमा क्रम था? 10वां। कभी एग्जाम में ना क्रम भी पूछता है, 10वां क्रम था, ठीक है। तो याद रखिए 21 जून 2024 को इसका मतलब मनाया गया जो 10वां क्रम का योग दिवस था। इसका थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग करना। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? 2015 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था 5, सेट नंबर 5 कम्प्लीट हो गया। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डला हुआ है, तो अब वहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जो है ना पीडीएफ को देख सकते हैं। बाकी अगले क्लास में सेट नंबर 6 देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।